नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट की वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल। सबसे पहले यहाँ पर दिया है दोस्तों किस पेज पर क्या कंटेंट है, ये दिया है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है दोस्तों, ये देखिए 04132296 022। नीचे ईमेल आईडी दिया है jipmer@gmail.com। फॉर पेमेंट रिलेटेड एंड टेक्निकल क्वेरीज के लिए इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। नीचे एक और ईमेल आईडी दी है admin1recttbc@gmail.com। ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट URL दिया है आपका www.jipmer.edu.in। पोस्टल एड्रेस दिया है नीचे द डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन 1 रिक्रूटमेंट सेल जिपमेर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक धनवंतरी नगर PO पुडुचेरी 605006। यहाँ पर दिया दोस्तों नीचे कि फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू अप्लाइंग ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उससे संबंधित जानकारी के लिए, और ईमेल आईडी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उससे संबंधित जानकारी के लिए, फॉर्म को फिल करने से संबंधित जानकारी के लिए। ये आप कर सकते हैं सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से शाम को 4:30 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर्म को फिल करने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए। यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट को हार्ड कॉपी नहीं भेजना है दोस्तों। यहाँ पर दिया कैंडिडेट को अपनी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। देखते हैं आगे। दिया कि कैंडिडेट अपना जो है सॉफ्ट कॉपी जो है रखे रहें फर्दर जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इम्पॉर्टेंट डेट क्या क्या है देख लेते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की स्टार्टिंग डेट जो है 10 मार्च 2022 है। दिन बृहस्पतिवार दोपहर के 11 बजे से है। ऑफिशियल साइट आप इसका दिया हुआ है www.jipmer.edu.in। यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये देखिए। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट जो है 30 मार्च 2022 दिन बुधवार शाम को 4:30 बजे तक है दोस्तों। एडमिट कार्ड को अपलोड करने का जो डेट है 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार सुबह 11 बजे से लेकर है। ऑफिशियल साइट उसका दिया है www.jipmer.edu.in। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल साइट। यहाँ पर एक और चीज़ दिया है दोस्तों कि एडमिट कार्ड जो आप जो है नेट से डाउनलोड करेंगे, बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, नेट से डाउनलोड होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया है। एग्ज़ाम आपका जो है दोस्तों ऑनलाइन मोड में होगा, यहाँ पर लिखा है। देखते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और डेंटल मैकेनिकल के लिए एग्ज़ाम जो है 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा पेपर। इनका एग्ज़ाम जो है इस टाइम से होगा, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार को। आगे आपका एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एग्ज़ाम जो है
17 अप्रैल 2022 को दोपहर के 12:30 से 2 बजे तक होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट इन एनटीटीसी और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम 17 अप्रैल 2022 दिन रविवार को शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक है दोस्तों। यानी कि सभी एग्ज़ाम जो है दोस्तों 17 अप्रैल 2022 को होंगे। ये देखिए, सारे के सारे एग्ज़ाम आपके 17 अप्रैल 2022 को ही हैं। टाइम अलग अलग है सबका, सभी पोस्टों का अलग अलग टाइम है। ये देखिए, आगे देखते हैं, स्किल टेस्ट जो है ये बाद में अनाउंस किया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिल करने से पहले जो है एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ ले ताकि वो कोई गलती ना करे। यहाँ पर दिया है नेम ऑफ द पोस्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड नंबर ऑफ वैकेंसी दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले आपका पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप बी पोस्ट की बात की गई है। ग्रुप बी में सबसे पहले आपका नर्सिंग ऑफिसर, इसमें टोटल 106 पोस्ट हैं दोस्तों। अनरिजर्व में 52 सीट है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 13 सीट है। ओबीसी में 20 सीट है। एससी में 10 सीट है और एसटी में 11 सीट है दोस्तों। अगला पोस्ट है आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। इसमें जो है दोस्तों टोटल 12 पोस्ट हैं। ये देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व में 2 पोस्ट है, 2 सीटें हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कोई सीट नहीं है। ओबीसी में 2 सीट है। एससी में 1 सीट है और एसटी में 7 सीट है दोस्तों। टोटल 12 सीटें हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। अगला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल। इसमें जो है टोटल 1 सीट है दोस्तों, वो अनरिजर्व में 1 सीट है वो भी। इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी और एसटी में कोई सीट नहीं दोस्तों। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए केवल 1 सीट है, अनरिजर्व में 1 सीट है। इसी तरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी केवल 1 पोस्ट है दोस्तों, अनरिजर्व में है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कोई सीट नहीं दोस्तों जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट में। और टेक्निकल असिस्टेंट इन एनटीटीसी में इसमें भी 1 ही पोस्ट है दोस्तों, टोटल 1 पोस्ट है। अनरिजर्व में वो भी पोस्ट है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी और एसटी में कोई पोस्ट नहीं दोस्तों, इसमें सीटें खाली हैं। और टोटल जो है दोस्तों ग्रुप बी में आपका हो जा रहा है, अनरिजर्व में 121 सीटें बन रही हैं। देखिए यहाँ पर अनरिजर्व में 57, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 13, ओबीसी में 22, एससी में 11 और एसटी में 18 सीटें हैं। ग्रुप बी पोस्ट में टोटल 121 पोस्ट हैं, टोटल 121 सीटें हैं। देखते हैं ग्रुप सी पोस्ट में क्या है। नीचे दिया है ग्रुप सी पोस्ट, ये देखिए यहाँ पर। ग्रुप सी में सबसे पहले आपका डेंटल मैकेनिक है। डेंटल मैकेनिक में टोटल 1 पोस्ट है, अनरिजर्व में वो भी अनरिजर्व में सीटें हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी, एसटी में कोई सीट नहीं दोस्तों। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में टोटल 1 पोस्ट है, अनरिजर्व में है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी, एसटी में नील है। अगला पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ये देखिए यहाँ पर, इसमें टोटल 7 पोस्ट हैं। अनरिजर्व में 5 पोस्ट है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कोई पोस्ट नहीं है। ओबीसी में 1 पोस्ट है। एससी में 1 पोस्ट है और एसटी में कोई पोस्ट नहीं दोस्तों। अगला पोस्ट है आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। देखिए यहाँ पर, इसमें टोटल 13 पोस्ट हैं।
अनरिजर्व्ड में 7 पोस्ट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 2 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं, एससी में 3 पोस्ट है और एसटी में 1 पोस्ट है दोस्तों। तो ग्रुप सी में जो है दोस्तों टोटल 22 पोस्ट हैं। ग्रुप सी में टोटल 22 पोस्ट हैं और अनरिजर्व्ड में 14 पोस्ट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है, एससी में 4 पोस्ट है और एसटी में 1 पोस्ट है दोस्तों। तो ग्रुप सी में टोटल 22 पोस्ट हैं और ग्रुप बी और ग्रुप सी सभी पदों को मिलाकर जो है दोस्तों टोटल 143 पोस्ट हैं। सभी पदों को मिलाकर ग्रुप बी और ग्रुप सी में अनरिजर्व्ड में 71 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 15 पोस्ट हैं, ओबीसी में 23 पोस्ट है, एससी में 15 पोस्ट है और एसटी में 19 पोस्ट है दोस्तों। टोटल 143 पोस्ट हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है, जैसा कि लगभग सभी फार्मों में ऐसा होता है, लिखा होता है ये कि सीटों की संख्या जो है घट या बढ़ सकती है। अगर सीटों की संख्या घटती या बढ़ती है तो जिपमेर की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.jipmer.edu.in पर इन्फॉर्म किया जाएगा। आगे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 4 पोस्ट हैं। 4 पोस्ट जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 4 पोस्ट रिजर्व हैं। एक सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। एक सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है और एक सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। यहाँ पर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पे स्केल और एज लिमिट दिया है, देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ग्रुप बी पोस्ट के बारे में दिया गया है, ये देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपका नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए है। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, देख लेते हैं। डिग्री और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आब्लिक इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों। रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ अंडर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 आब्लिक एनी नर्सिंग काउंसिल। पे स्केल क्या है इसका, पे ऑफ ₹44,900 इन लेवल 7 आप पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC, ये देखिए यहाँ पर। और एज लिमिट इसका 35 वर्ष है दोस्तों। देखते हैं अगला पोस्ट आपका। अगला पोस्ट है आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये देखिए यहाँ पर। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है दोस्तों। BMLT के साथ साथ जो है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनका पे स्केल क्या है, पे ऑफ ₹35,400 इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC, ये देखिए यहाँ पर। एज लिमिट इनका अप टू जो है 30 ईयर्स, 30 वर्ष तक है अधिकतम। आगे देखते हैं, अगला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ये देखिए पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल। क्वालिफिकेशन है इनका ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इसके साथ साथ क्या है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स प्रेफरेबली इन ए हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, ये है दोस्तों। या फिर इसके अलावा क्या है देख लेते हैं। इसके अलावा जो है जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है
3-year diploma in civil engineering from a recognized university institute and 3-year experience in design and engineering of civil projects preferably in a hospital environment। यह सिविल इंजीनियर पोस्ट के लिए है दोस्तों। पे स्केल क्या है इनका? इनका पे स्केल है दोस्तों ₹35,400 इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC और अपर एज लिमिट इनके लिए 30 वर्ष है दोस्तों। इस पोस्ट को भरने के लिए एज लिमिट 30 वर्ष होना चाहिए। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ये देखिए यहाँ पर इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इसके साथ साथ क्या है? 2-year एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्रिफरेबली इन ए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है। या फिर क्या होना चाहिए दोस्तों? 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्ष डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 3-year एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्रेफरेबली इन ए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। ये है दोस्तों। पे स्केल इनके लिए कितना होना चाहिए? पे ऑफ ₹35,400 इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC और इनका अपर एज लिमिट जो है 30 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट आपका टेक्निकल असिस्टेंट इन NTTC। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है। इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है? डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आब्लिक इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल 3 years फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 2-year एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ये दोस्तों यहाँ पर इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है टेक्निकल असिस्टेंट इन NTTC पोस्ट के लिए। इनके लिए पे स्केल क्या है दोस्तों? पे स्केल इनके लिए पे ऑफ ₹35,400 इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है और एज लिमिट इनके लिए जो है अधिकतम 35 वर्ष है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर। आगे देखते हैं। आगे आपका ग्रुप C पोस्ट। ये देखिए यहाँ पर अब आ जाता है आपके ग्रुप C पोस्ट। ग्रुप C पोस्ट में सबसे पहले आपका दिया है डेंटल मैकेनिक। सबसे पहले आपका पोस्ट डेंटल मैकेनिक है। ये देखिए यहाँ पर इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 विथ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10+2 विथ साइंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डेंटल मैकेनिक कोर्स ऑफ 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड डेंटल इंस्टीट्यूशन। द कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2 साल का डेंटल मैकेनिक कोर्स होना चाहिए और कोर्स जो है आपका डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ 2 years एज डेंटल मैकेनिक इन ए हॉस्पिटल। इनके लिए पे स्केल क्या है? पे ऑफ ₹25,500 इन लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अपर एज लिमिट इनके लिए 30 वर्ष है दोस्तों। डेंटल मैकेनिक पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 30 वर्ष है। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट है आपका एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। ये देखिए यहाँ पर
इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए क्या है? डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक हॉस्पिटल, या डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 2 ईयर कोर्स होना चाहिए दोस्तों, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक हॉस्पिटल। डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा 2 वर्ष का होना चाहिए कम से कम। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस कितना है दोस्तों, देख लेते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। एनेस्थीसिया इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कम से कम। इनका पे स्केल क्या है, देख लेते हैं। इनका है पे ऑफ ₹25,500 इन लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC। एज लिमिट जो है 30 वर्ष है अधिकतम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए। अगला पोस्ट देख लेते हैं। अगला पोस्ट है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ये देखिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन इनकी क्या है? 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ये देखिए यहाँ पर स्किल टेस्ट नॉर्म क्या है? डिक्टेशन 10 है, 10 मिनट एट द 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? 50 मिनट है इंग्लिश में ऑन कंप्यूटर, और 60 मिनट हिंदी में है ऑन कंप्यूटर। इनका पे स्केल क्या है? पे ऑफ ₹25,500 इन लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC, और अपर एज लिमिट इनके लिए जो है दोस्तों 27 वर्ष है। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट है आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये देखिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन इनके लिए 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 12th क्लास पास होना चाहिए या उसके समकक्ष। इसके साथ ही साथ क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर। 30 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्ड टू 10,500 kbps ऑब्लिक 9,000 kbps ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया पूरा, ये पूरा। इनका पे स्केल क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। पे ऑफ ₹19,900 इन लेवल 2 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC, और एज लिमिट जो है अधिकतम 30 वर्ष है दोस्तों। आगे देखते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम एज जो है दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए कैंडिडेट। 30 मार्च 2022 तक 30 मार्च 2022 तक जो है कैंडिडेट की उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष है। आगे देखते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया है नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल असिस्टेंट इन NTTC, डेंटल मैकेनिक और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। इनके लिए जो है दोस्तों आएगा एग्जाम में सब्जेक्ट रिलेटेड जो है क्वेश्चन 70% आएंगे, और 30% क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स के आएंगे। यह है दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे, और सभी प्रत्येक करेक्ट आंसर देने पर 4 नंबर मिलेगा दोस्तों। हर प्रश्न का सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलेंगे। 90 मिनट का पेपर होगा दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए 1.5 घंटे का पेपर होगा इतने पोस्टों के लिए। नीचे दिया है दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इनके लिए जो है पेपर कैसा होगा, पेपर का पैटर्न। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25% क्वेश्चन आएंगे।
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25% क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 25% क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 25% क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे इनमें। सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलेगा दोस्तों, और 90 मिनट का पेपर इनके लिए भी है, यानी 1.5 घंटे का। ये है दोस्तों इनका पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आगे देखते हैं। आगे है आपका देयर शैल बी नो स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल असिस्टेंट इन एनटीटीसी, डेंटल मैकेनिक एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। इनके लिए कोई जो है दोस्तों स्किल टेस्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या है? द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर एबव पोस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर। 4 से 8 स्टेशंस विल बी क्रिएटेड टू इवेल्युएट द स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन वेरियस प्रोसीड्यूर्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट्स। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए क्या है? 4 से 8 स्टेशंस विल बी क्रिएटेड टू इवेल्युएट द स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन वेरियस प्रोसीड्यूर ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए क्या है? द कैंडिडेट्स विल बी गिवन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्रिप्टेड ऑन कंप्यूटर इन 50 मिनट्स ड्यूरेशन। ये है दोस्तों। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए क्या है? कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट कैसा है? पार्ट ए में टाइपिंग ए लेटर ऑब्लिक पैसेज ऑब्लिक पैराग्राफ 25 नंबर का होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर। और टाइपिंग प्रोफिशिएंसी विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर। 35 वर्ड पर मिनट एंड 35 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्ड टू 10,500 kDph ऑब्लिक 9,000 kDph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड। पार्ट बी में है आपका प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑब्लिक डाटाबेस इन MS एक्सेल 25 नंबर का है दोस्तों। आगे देखते हैं। द टोटल मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर स्किल टेस्ट शैल बी 50 with duration of 20 minutes, 10 minutes each for completing all the 2 parts. The candidates shall be given the text oblique matter in the question paper, which they have to type oblique reproduce in the answer sheet, including formatting of text and use of formula etc as per instruction given in the question paper. The qualifying marks in computer skill test will be 25 marks out of total 50 marks, of which minimum 50% of marks out of 25 should be obtained in part A and part B separately. ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है दोस्तों, द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर एबव पोस्ट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। देखते हैं अगला आगे क्या है। डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट फॉर द क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी अनाउंस्ड लेटर। बाद में जो है सूचित किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज कितना है दोस्तों देख लेते हैं। द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट आर टेबुलेटेड बिलो। देख लेते हैं। अनरिजर्व और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 50% मार्क लाना है मिनिमम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और 50% मार्क लाना है स्किल टेस्ट में मिनिमम। और अनरिजर्व इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और दिव्यांग व्यक्ति जो कि अनरिजर्व या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, उन्हें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिनिमम 45% लाना है और स्किल टेस्ट में मिनिमम 50% लेकर आना है।
और SC ST OBC को मिनिमम जो है 40% लेकर आना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में और 50% लेकर आना है मिनिमम स्किल टेस्ट में दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया है दोस्तों इस चार्ट में पूरा कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए और OBC SC ST के लिए। आगे देखते हैं एज रिलैक्सेशन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है को 30 मार्च 2022 से माना जाएगा दोस्तों। ये है दोस्तों, काउंट किया जाएगा। SC और ST को एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष का मिल रहा है दोस्तों। अपर एज लिमिट में 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है SC और ST को। OBC को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। आगे देखते हैं। इसी तरह दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय को भी एज रिलैक्सेशन है। दिव्यांग व्यक्ति जो कि अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं उन्हें एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट में 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। दिव्यांग कैंडिडेट जो कि OBC हैं उन्हें 13 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है और दिव्यांग कैंडिडेट जो कि SC और ST कैटेगरी के हैं उन्हें 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है दोस्तों। इसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। यहाँ पर दिया है दोस्तों, नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। SC ST और OBC कैंडिडेट अगर अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ कैटेगरीज दिया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी किसको कहा जाएगा, OBC नॉन क्रीमी किसको कहा जाएगा, ये चीज़ है, पूरा क्राइटेरिया दिया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस कैंडिडेट कौन होंगे, यहाँ क्राइटेरिया दिया है सभी का दोस्तों। शेड्यूल्ड कास्ट किसको कहा जाएगा दोस्तों, शेड्यूल्ड कास्ट, ये देखिए यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब किसको कहा जाएगा, SC ST किसको कहा जाएगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, दिव्यांग व्यक्ति किसको कहा जाएगा, क्या क्राइटेरिया है उसका। यहाँ पर दोस्तों जो है नर्सिंग ऑफिसर में 4 पोस्ट जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिजर्व हैं। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए 4 पोस्ट दिव्यांग व्यक्ति के लिए रिजर्व है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट जो है दिव्यांग व्यक्ति के लिए रिजर्व है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 1 पोस्ट जो है दिव्यांग व्यक्ति के लिए रिजर्व है दोस्तों। गवर्नमेंट सर्वेंट किसको कहा जाएगा दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते समय जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको किसको कहा जाएगा, ये दिया क्राइटेरिया। एक्स सर्विसमैन किसको कहा जाएगा, एक्स सर्विसमैन किसको माना जाएगा, ये क्राइटेरिया दिया है उसका। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट लिखा है, रिजर्वेशन एंड एज कंसेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स डॉटर एंड डिपेंडेंस ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के बेटा बेटी और डिपेंडेंट को रिजर्वेशन और एज कंसेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है दोस्तों, ऑफलाइन अप्लाई मान्य नहीं है। ऑफिशियल साइट इसका जो है दोस्तों www.jipmer.edu.in, इसी पर अप्लाई करना है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करना है दोस्तों। इन्हीं तीनों में से किसी एक मेथड से पे करना है, और किसी मोड से
पेमेंट मान्य नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इन्हीं तीनों में से किसी एक से दोस्तों। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना है, देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1500 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेज। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेज, और एससी और एसटी के लिए 1200 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेज, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई जो है कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों दिया कि कट ऑफ डेट जो है फार्म को, हाँ, द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन मैक्सिमम एज लिमिट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दिया कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपका क्लियर होना चाहिए। इस कॉलम में आपका ये दिया कि फ़ोटो सिग्नेचर आपका क्लियर होना चाहिए, आपका क्लियर दिखना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर कोई कैंडिडेट जो है एक से ज़्यादा फार्म को अप्लाई करता है तो उसको सभी फार्मों को अलग अलग ऑनलाइन मोड में फिल करना होगा, और एप्लीकेशन फ़ी जो है सबका अलग अलग लगेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर, एंड सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी विल बी एप्लीकेबल इन ए कैंडिडेट इन केस ए कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, he/she is required to fill in the form separately through online mode only। ये देखिए यहाँ पर, एंड सेपरेट एप्लीकेशन फीस विल बी एप्लीकेबल। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप एप्लीकेशन फी नहीं भरते हैं, नहीं देते हैं, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, पता ही आपको ये। जिपमेर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा मान्य होगा दोस्तों, किसी भी कंडीशन में बस वही मान्य होगा, पता ही आपको। अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों, ये लिखा है इसमें। आगे देखते हैं, सभी तरह की जानकारी जो है या अपडेट जो है आपका ये जिपमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होंगी, www.jipmer.edu.in पर। यहाँ पर आगे दे दिया है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ ऑब्लिक सिग्नेचर। आपका कलर साइज फोटोग्राफ होगा, वाइट फोटोग्राफ एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों, वाइट ऑब्लिक पोलराइड फोटोग्राफ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर फोटो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोटो जो है आपका, द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विथ प्ले कार्ड। ये देखिए दोस्तों, प्ला कार्ड पर आपका जो है नाम और डेट ऑफ कैप्चर, किस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचाया है, ये होना चाहिए दोस्तों। द नेम, देखो नाम होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जैसे एग्जांपल के तौर पर नाम दिया है, और डेट ऑफ कैप्चर, किस तारीख को फ़ोटो खिंचाया आपने, डेट, मंथ और ईयर। इसी पैटर्न पर जो है दोस्तों आपको फ़ोटो खिंचाना है। ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी पैटर्न में आपको फ़ोटो खिंचाना है। एक हाथ में एक प्ले कार्ड लिए हुए, उस पर आपका नाम रहेगा, और जिस तारीख को फ़ोटो आपने खिंचाया है वो डेट रहेगी, डेट, मंथ और ईयर। यहाँ पर दिया है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स। कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है दोस्तों।
दिया है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के हैं तो आप जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं या ओबीसी या नॉन क्रीमिलियर या एससी या एसटी हैं तो आप उसका जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उसका जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है दोस्तों। और अगर आप किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत हैं तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, वो अपलोड करना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी आपका रिफंड नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, पता ही है आपको। हार्ड कॉपी आपको भेजना नहीं दोस्तों, यहाँ पर दिया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी नहीं भेजना है डॉक्यूमेंट की। फार्म को आप अच्छे से भरिएगा, एप्लीकेशन फार्म को, क्योंकि वही फाइनल होगा, बाद में उसमें चेंज जो है संभव नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर दिया है दोस्तों एग्जाम सिटीज फॉर रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम के लिए परीक्षा केंद्र आपके कहाँ कहाँ पर होंगे देख लेते हैं। परीक्षा केंद्र आपका जो है बनाया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा कहाँ कहाँ पर, पुडुचेरी, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली एंड वेल्लूर। इनमें से किसी एक जगह को, या फिर आर एनी अदर प्लेसेज एज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर जिपमेर। इसके अलावा और भी सेंटर हो सकता है, अगर कंटिन्यू चाहते होंगे तो और भी जगहों को सेंटर बनाया जा सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं। एडमिट कार्ड पर आपके क्या क्या लिखा होगा। एडमिट कार्ड पर आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा। फोटो और सिग्नेचर रहेगा, और एग्ज़ाम सिटी और रोल नंबर रहेगा आपका एडमिट कार्ड पर दोस्तों। ये तीनों आपके एडमिट कार्ड पर रहेंगे। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि आपको अपना एडमिट कार्ड जो है सेफ रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर जो है ज्वाइनिंग तक जो है। जिसके पास जो है एडमिट कार्ड नहीं रहेगा दोस्तों, वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं जा सकता दोस्तों। एडमिट कार्ड के साथ आपको जो है आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ और उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेकर आनी है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर, विथ आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड ए फोटोकॉपी ऑफ द सेम। एडमिट कार्ड के साथ आपको जो एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लाना है और उसकी फ़ोटोकॉपी लानी है आईडी प्रूफ की। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है 2 घंटा पहले, परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुँच जाए। यहाँ पर वही दिया है दोस्तों, आपको एक आईडी प्रूफ लाना है ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी। आईडी प्रूफ में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, या तो आपका आधार कार्ड रहे, या फिर ई आधार विथ वैलिडेटेड डिजिटल सिग्नेचर रहे, या फिर इंडियन पासपोर्ट रहे, या फिर वोटर आईडी। इसमें से कोई एक आधार कार्ड जो है लेकर आना है दोस्तों। ये देखिए, इसमें से कोई एक आधार कार्ड, कोई एक आईडी कार्ड लेकर आना है दोस्तों।
कोई और पेपर लेकर नहीं आना है दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में, पता ही आपको फिलहाल। एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ और उसकी फ़ोटोकॉपी के अलावा कोई और पेपर लेकर नहीं आना है दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में। और ये आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, अलार्म क्लॉक ये सब एग्ज़ाम हॉल में लेकर अलाउ नहीं है दोस्तों, पता ही है आपको ये सब। आगे देखते हैं। कोई अनफेयर मीन या इम्पर्सोनेशन ये सब जो करेंगे तो आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको पता ही है। यहाँ पर दिया है दोस्तों, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ऑब्लिक आइरिस कैप्चर एंड इमेज कैप्चर will be done for every candidate on the day of examination inside the examination hall by the authorized panel personnel। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और आइरिस कैप्चर होगा, आंखों की आइरिस कैप्चर होगी दोस्तों। यहाँ पर दिया दोस्तों कैंडिडेट जो है, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जाम। परीक्षा केंद्र को नहीं छोड़ना है जब तक परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, परीक्षा का समय पूरा नहीं हो जाता, एक्सेप्ट जो है एक्यूट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं होती है तो परीक्षा केंद्र में परीक्षा कंप्लीट होने से पहले नहीं निकलना है बाहर, ये दिया है। स्मोकिंग नॉट अलाउ है, पता ही आपको। स्मोकिंग इज इन द एग्जामिनेशन हॉल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पता ही आपको। चाय, काफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं लेना है एग्जाम हॉल में, ये सब आपको पता ही है। जो कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम हॉल में, जो एग्ज़ाम हॉल में एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो अपेयर नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, उनके लिए एग्जामिनेशन की व्यवस्था नहीं है दोस्तों, पता ही आपको। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो है मेन सिटी से 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में होगा। तो इसीलिए सलाह दी जाती है कि कैंडिडेट जो है एक दिन पहले आकर जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लें, और एग्ज़ाम के डेट के दिन जो है एग्ज़ाम शुरू होने से 2 घंटा पहले जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं दोस्तों। यहाँ पर दिया मार्क कैसे दिए जाएंगे दोस्तों, ये सब है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये देखिए नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। हर प्रश्न का सही उत्तर देने पर, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट जो है आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट जो है www.jipmet.edu.in इस ऑफिशियल साइट पर आएगा दोस्तों। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है इंडिविजुअल लेटर, अलग से लेटर नहीं भेजा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वेरिफिकेशन या स्किल टेस्ट के लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है अलग से लेटर नहीं भेजा जाएगा, इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वो जो है रेगुलरली जो है जिपमेट की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें दोस्तों। ये देखिए यहाँ हाईलाइट किया स्पष्ट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्राउज द वेबसाइट पीरियडिकली फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें दोस्तों। अलग से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को अलग से लेटर नहीं भेजा जाएगा दोस्तों।
अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं, कोई गलती करते हैं तो उसके लिए क्या क्या सज़ा है, ये इसमें ये दिया है दोस्तों। जिपमेर कंपिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन जो है फाइनल होगा दोस्तों, वही मान्य होगा। डिस्क्वालिफिकेशन किस कंडीशन में है दोस्तों, ये दिया है यहाँ पर। यहाँ पर फाइनल ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट दिया है लास्ट में, फिर jipmer.edu.in ये ऑफिशियल वेबसाइट दी है दोस्तों। यहाँ पर एनेक्जर दिया है दोस्तों, फॉर्मेट दिए हैं सभी पोस्ट, सभी फॉर्मेट जो है कौन से फार्म के लिए किस तरह का फॉर्मेट रहेगा दोस्तों, ये दिया है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट का कैसा होना चाहिए फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ पर। इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये दिया है। इस तरह सब फॉर्मेट दिए हैं लास्ट में कि आपको अपने डॉक्यूमेंट इसी फॉर्मेट में बनवाने हैं दोस्तों। एससी और एसटी के लिए फॉर्मेट कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये दिया है, ये देखिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसा का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये दिया है। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये दिया है यहाँ पर नीचे। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या फॉर्मेट, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, ये दिया है दोस्तों। इसी तरह सब फॉर्मेट ही दिए हैं दोस्तों इसमें। यहाँ फार्म लास्ट में जो है दोस्तों, फार्म को कैसे फिल करेंगे ये दिया है। फार्म को फिल करने का प्रोसीजर पूरा है। रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर लॉगिन होगा, ये देखिए पूरा स्टेप दिया है। लॉगिन है, फिर क्लिक एडिट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, फिर पेमेंट है आपका, फिर फाइनल एप्लीकेशन पेज है आपका, कंप्लीट होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसकी जो है अधिकतम जानकारी को कवर कर लिया है, लगभग सारी जानकारी को कवर कर लिया है। मेन हेडलाइंस जितने थे हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप ऑफिशियल साइट को विजिट करिएगा। दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।